मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पे है। क्या अमेरिका और इजराइल ईरान को रोक पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब गेंद ईरान के बाले में है और वो इसे कैश कराना भी जानता है। उधर ट्रंप किसी भी सूरत में अपनी जान खुलासा चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 15 पॉइंट वाला शांति प्लान पेश किया है और न्यूक्लियर रोक, हॉर्मुज़ फ्री नेविगेशन और कूटनीतिक पर जोर दिया है। लेकिन ईरान ने भी अपनी सख्त शर्तें रखी हैं। अमेरिकी ठिकाने बंद करने को कहा है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण उनका होगा ये कहा है, और वित्तीय मुआवजा, माली तौर पे जो भी उनका नुकसान हुआ है वो मदद फौरी तौर पे की जाए। और क्या सैनिक कार्रवाई को छोड़कर के ये कूटनीतिक रास्ता यानी कि मुज़ाकरात, बातचीत और काम कर पाएगा? पाकिस्तान ने मध्यस्थता का दावा किया है और ये खबर सुर्खियों में है, लेकिन क्या ये भारत के लिए झटका है या पाकिस्तानी कूटनीति में हमसे आगे निकल रहा है? एक बड़ा सवाल, क्योंकि हमने हमेशा पाकिस्तान की उन तमाम तर सच्चे चेहरे को सामने लाने की कोशिश की है जो टेरर से जाहिर होता है। पीएम मोदी की इजराइल यात्रा और विदेश नीति के फैसले अब सवालों के घेरे में है। हॉर्मुज़ बंद है फिलहाल, गैस सप्लाई बंद है, एलपीजी सप्लाई प्रभावित है, पीएनजी कनेक्शन वालों को एलपीजी छोड़ना पड़ेगा, सरकार ने कह दिया है। और कमर्शियली सिलेंडर की संदेश की वजह से होटल रेस्तोरां की हालत खराब है, यानी कि जो कमर्शियली सिलेंडर दिए जा रहे थे उसकी बंदिश ने और नुकसान किया है। बेरोजगारी का तो पूछिए ही मत। सरकार सख्त आदेश जारी कर रही है, जनता की चिंता बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट संकट से घरेलू और ग्लोबल असर साफ तौर पे दिख रहा है, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। भारत की रणनीति की अब असली परीक्षा है। क्या कूटनीतिक मध्यस्थता, बातचीत और जो मुज़ाकरात के कदम हैं इस जटिल संकट को अवसर में बदल पाएगा, मौके का फायदा हो पाएगा? ये सवाल अब पूरी दुनिया के सामने में है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो 5 बजे ही एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका एक सम्मानित ईरानी नेता के संपर्क में है। याद रखिएगा, सम्मानित ईरानी नेता कहा है ट्रंप ने। टोन कैसे बदलते हैं ये ट्रंप से कोई सीखे। वहीं ईरान ने अमेरिका से सीधे बातचीत से इनकार कर दिया है, लेकिन ये माना है कि कुछ क्षेत्र के लोग यानी कुछ आसपास की जो कंट्रीज है, कुछ देश तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तुर्किया, मिस्र और पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच में संदेशों का आदान प्रदान करा रहे हैं। बताया गया है कि इन देशों के विदेश मंत्रियों ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से अलग अलग बातचीत की है और ये देखना काफी खास होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। और अब तक चीन की कहानी सुन लीजिए। चाइना ने कहा है कि बातचीत ही वाहिद रास्ता है। तो क्या इसका यह मतलब लिया जाए कि ईरान को संदेश दिया जा रहा है कि बात कर लो, ट्रंप को जितना सबक मिलना था मिल चुका है, संकट को अवसर में बदलने का ये सही वक्त है? फिलहाल ईरान किसी भी सूरत में इन तमाम तर दिखावे या बहकावे में नहीं आना चाहता और हकीकत भी है उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है और उसने इससे पहले भी बातचीत के रास्ते में लगातार नुकसान पहुंचते हुए खुद को देखा है। फिलहाल रणनीतिक क्षमता, कूटनीतिक यानी मुज़ाकरात, बातचीत और इसमें नेतृत्व, समय और भाग्य का भी एक बड़ा दखल है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों में क्या वाकई कामयाबी होगी? जंग की फ़िज़ा में अमन की सदा बुलंद होगी? मुज़ाकरात की मेज़ पे उम्मीद का सौदा हो पाएगा? हर चाल में जो साजिश है, हर लम्हे में जो ख़तरा है, वो क्या टल पाएगा? क्या फिलहाल ईरान, इजराइल और अमेरिका मानने को तैयार नहीं है, तो क्या इस जंग का खात्मा हो पाएगा? जंग बंदी पर राज़ी तो हैं, लेकिन शराइत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और दोनों तरफ के जो शराइत हैं वो कई तरह की जटिल जो इम्तिहान पेश कर रहा है पूरी दुनिया के लिए। इन तमाम तर चीज़ों के सवालों के जवाब लेने के लिए सुहेल काज़मी साहब और जनाब एजाज साहब से हम जुड़ेंगे। सुहेल काज़मी साहब मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं और आपको बता दूं कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ख़ास तौर पे इनकी एक बड़ी नज़र रहती है और शिया कम्युनिटी या समुदाय से होने के बावजूद भी कभी भी ये जानिबदारी की तरफ नहीं जाते। गैर जानिबदारी और सच्चाई का दामन हमेशा इन्होंने थामा है और यही वजह है कि आज हम आपको इस शो में उनके बेहतरीन जो मुज़ाकरात हैं या बातचीत का जो उनका एक उनसुर नुमाया रहा है वो आपके सामने पेश करेंगे। जनाब एजाज साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मुखर होकर के कभी भी उन्होंने जो भी चीज़ रही है गलत को गलत और सही को सही कहा है। तो दोनों हजरात का इस्तकबाल कर लेते हैं। काज़मी साहब सीधा आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल, इतने दिन हो गए, 25 दिन से ज़्यादा गुजर गए, आपको क्या लग रहा है कि ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग के अंदर अब हालात किस ओर जा रहे हैं? आमिर सर, आपको गुड इवनिंग और मेरे को पैनलिस्ट सर को भी गुड इवनिंग। दूसरा ये है सर कि अब राइट डायरेक्शन पे चीजें स्मूथली चलना शुरू
होने की उम्मीद हम लगा रहे हैं। और ये हम पहले कहते थे कि लंबी जंग नहीं होनी चाहिए, और लंबी जंग का मतलब है कि बहुत ज्यादा नुकसान और बहुत ज्यादा मुल्क इन्वॉल्व और बहुत कुछ हो सकता है अभी भी, लेकिन ये है। और ज्यादातर उसमें नुकसान जो है, जितनी लंबी जंग होगी अमेरिका का होगा, ट्रंप का होगा, ट्रंप की पॉलिसीज का होगा, और ट्रंप जो है बिल्कुल जो है खुल जाएगा दुनिया के सामने, देखिए किसी का दोस्त नहीं है, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है, अपने मुल्क की इकोनॉमी, क्योंकि ये बिजनेसमैन है, ना तो पॉलिटिकल एक्यूमेंशिप है इसमें, ना ब्यूरोक्रेटिक है, ना ये जियो पॉलिटिक्स को मानता है, ना किसी लवाजमात पे चलने की कोशिश करता है, ना मुल्क को चलाने की कोशिश करता है, ना पूरी दुनिया में अपनी जो वीटो पावर है उसमें ये कहीं सफल हुआ है उसको प्रोजेक्ट करने में। तो ये सब चीजें हम शुरू से डिस्कस करते रहे। आज 26वां दिन है और 26वें दिन में ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान के जो कुछ सीनियर ऑफिशियल्स हैं वह तेहरान के सीनियर ऑफिशियल से बातचीत कर रहे हैं और मॉडलिटीज तय कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में कब कैसे वो मीटिंग अरेंज की जाए, और फिर एक जो मॉडर्नाइजेशन है, जो मॉडरेट अफेयर्स है दोनों मुल्कों के बीच में, ईरान और अमेरिका के बीच में, किस तरह से मॉडलिटीज तय करके एक सीज फायर की तरफ आगे बढ़ा जाए। और बार बार ट्रंप जो है बोल रहा है, जो हम सुन रहे हैं कि हमने जंग जीत ली है, हमने सबक सिखाना था सिखा दिया है, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। ये इंडिकेट करता है सर, ये सब चीजें जितनी भी है सब आपको ही मालूम है और दुनिया भी देख रही है कि ट्रंप किस हिसाब से झूठ बोल रहा है, और शायद अगर झूठ बोलने की कोई मशीन होती तो उनका नाम भी ट्रंप ही होता। मुझे नहीं मालूम कि वो इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं। एक बड़े सुपर पावर कंट्री के एक प्रेसिडेंट के ओहदे पे, सदर के ओहदे पे रहने के बावजूद भी इस तरह की हरकतें शायद शोभा नहीं देती। मैं एक चीज जो खास तौर पे आपसे समझने की कोशिश करूं, मैं चाहूंगा कि डिटेल बाय डिटेल आपसे एक एक चीज पूछूं। एक बड़ा सवाल जो दुनिया की नजर में आज तक है कि ये कैसे पॉसिबल है। क्या दुनिया ने ईरान के बारे में गलत अंदाजा लगाया था? क्योंकि हमने देखा कि लोग वेट कर रहे थे, कंट्रीज अपनी जो खासतौर पे बैरून ममालिक के लिए सफारतकारी के लिए जो उनके रास्ते होते हैं उसमें उन्होंने काफी ताखिर की थी। तो क्या ईरान खुफिया तौर पे कुछ ऐसी स्कीमें या रास्ते तलाश कर रहा था शुरू से ही जब उसे चोट लगी थी इराक जंग के बाद से, या फिर ईरान ने जो ये सरप्राइज दिया है इसमें किसी दूसरी कंट्री का भी हाथ है? देखिए सर, पॉइंट नंबर 1 ये है कि 79 के बाद जो इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में आई है, खुदा का खौफ, इस्लामिक रेवोल्यूशन का मतलब है कि अल्लाह का डर, 24 घंटे अल्लाह की राह पे चलने का जो सबक है वो ईरानी उस पे काम करते हैं, और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो है खुदा के खौफ के साए के नीचे। नॉर्मली हर इंसान जब जनाजे पे जाता है तो तब शायद अल्लाह से डरता है, या कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए तब डरता है, लेकिन ईरानियंस जो एक मिस कंसेप्शन जो इनके बारे में क्रिएट की गई है ट्रंप ने और ऐसी ममालिक ने, खासकर जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने प्रूव करके बता दिया कि लिटरेसी रेट में जो है ईरान कहाँ फॉल करता है। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वहां है, और जो उनकी पार्लियामेंट है या जो उनके नेता गण हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, पीएचडी होल्डर्स। ये नहीं है कि कुछ ऐसे 8वीं या 9वीं फेल जो चले गए पॉलिटिक्स में, ऐसा नहीं है। मुल्क के निर्माण के लिए, ईरान को बनाने के लिए, संवारने के लिए मजहब के आधार पे या किसी भी आधार पे उन सब की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है कि हमारा मुल्क जो है वो मजबूत बने। और 79 ऑनवर्ड से उनको पता है कि अमेरिका या उसके जो भी अलाइज है जो नहीं चाहते हैं कि ईरान को या इस्लाम को, वो इसके पीछे पड़े रहते थे बाय वन वे और द अदर वे। लेकिन ये एक बढ़ता हुआ, डिस्पाइट ऑफ सैंक्शन, डिस्पाइट ऑफ टैरिफ्स, डिस्पाइट ऑफ सो मेनी कंस्ट्रेंट्स, उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, नेक नीति से अपने मुल्क को संवारने की, बनाने की, बुनने की कोशिश करते रही है। और वही आज जो कामयाबी उनको मिल रही है, कामयाबी नॉट इन द सेंस कि वो वॉर जीत जाएंगे, कामयाबी नॉट इन द सेंस कि वो न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे, कामयाबी इन द सेंस कि पब्लिक ओपिनियन, जो पूरा वर्ल्ड ओपिनियन है, बदलने में ईरान जो है कामयाब हो गया और बता दिया कि सच्चाई और झूठ कहां कहां होता है। बिल्कुल, इसी से एक बड़ा सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि जिस तरीके से आपने जंग की, कूटनीति की, सफारतकारी की, बातचीत की बात की, उसमें एक चीज सवाल यह पैदा हो रहा है कि आखिर ईरान की इतनी बड़ी बड़ी टॉप लीडरशिप के खात्मे के बावजूद भी ईरान दुनिया को बावर कराने में ये कैसे कामयाब हो रहा है इन तमाम तर चीजों के हवाले से? नंबर 1 एक चीज है। दूसरी चीज यह कि क्या हम ये मान के चलें कि जो आसपास की मिडिल ईस्ट कंट्री है उन्होंने पैसे, दौलत और शोहरत और दुनिया की तमाम तर अय्याशियों
के बीच में अपनी जो आसपास के जो खतरात है उससे आंखें मूंद ली थी, बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह रेत में आंखें गाड़ दी थी, जिसकी वजह से आज ईरान तो अपनी जगह खड़ा है, लेकिन इन्होंने इनकी जो हालत है, इन्हें दूसरे से मदद लेनी पड़ रही है और अमेरिका के आगे एक कहीं न कहीं उनकी सिक्योरिटी बेसिस का सहारा लेना पड़ रहा है, और हालांकि वो भी साथ नहीं मिला। उसके अलावा एक ये भी सवाल ये पैदा होता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरीके से सिचुएशन बनी, लगातार हमले हुए, लेकिन एक भी कंट्री ने जरूर कंडेम जरूर किया लेकिन अटैक नहीं किया, हमले नहीं किए। तो क्या हम ये माने कि यूएस मिलिट्री बेसिस या फिर मगरिब का जो एक असर रसूख रहा है वो जरूर इनके दिल में रहा है, लेकिन ये इससे हमेशा से भागते भी रहे हैं या फिर इनसे इनकी जान खुलासा नहीं हो पाई इनसे। यही वजह है कि मजबूरी में ये अमेरिका के साथ जरूर रहे, लेकिन अब उनके पास मौका था जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि चलो कम से कम ईरान के ही सहारे अपना जान खुलासा कर लेंगे। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे मन में हैं और जानना भी चाहेंगे। लेकिन एजाज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एजाज साहब के बारे में जैसा कि हमने बताया, एजाज साहब इस्तकबाल है आपका और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 25-26 दिन से ज्यादा हो गए और जंग किसी भी सूरत में थमने का नाम नहीं ले रहा, और अब तो हमें यह लग रहा है या फिर शायद दुनिया ये मजाक भी उड़ा रही है कि ये जंग किसने शुरू की थी, ईरान ने या फिर अमेरिका इजराइल ने मिलकर के, सुपर पावर ने? क्योंकि अब ईरान ऐसी ऐसी शर्तें थोप रहा है, खासतौर पे जितने भी यूएस बेसेस हैं उनके, यहां से निकलो चलो यहां से फुटो। दूसरी चीज है कि अब हॉर्मोज पे जो शर्तें होंगी हमारी होंगी, जंग का खात्मा जो होगा वो फाइनल होगा और उसके बाद इस तरह की चीजें नहीं होंगी। हालांकि बहुत सारी चीजों में लचक भी है, लेकिन उसके बावजूद जो शर्तों को ईरान ने पेश किया है उससे जाहिर है कि विजेता तो वही है। आप किस नजर से देख पा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए। और जैसे अभी तक सुहेल काजमी साहब ने अपने तासुरात रखे इस जंग के मुतालिक, ईरान की बहबूदी के मुतालिक, ईरान की तरक्की याफ्ता होने के मुतालिक, और उन्होंने कितना काम किया था, इवन बीइंग सैंक्शन्ड फॉर ओवर 30 years. I salute to the, we can say, government of Iran or the system of Iran which they have made for their people. मुझे लगता है अगर हम 28 फरवरी की बात करें, जब पहली बार हमला किया गया था इजरायली और अमेरिकन आर्मी ने एकजुट होके प्रेसिडेंशियल पैलेस पे और बाकी इलाका जात में, तब से लेके आज तक कितनी लचक आ गई है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी गर्दन अब झुका रहा है, इंटरलोक्यूटर्स बीच में डाल रहा है, चाहे वो कतार हो या बाकी कंट्रीज हो, या कल से हम बात करेंगे पाकिस्तान की बात चल रही है कि ही इज इंटरलोक्यूटरिंग बिटवीन नाउ यूएसए and Iran. तो मुझे लगता है कि we should just salute the Irani system, that may be the governing system or the system which they have just created for their own welfare, for their people and for the security of their country. अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, चाहे वो हॉर्मोज की बात हो या फिर ऑयल डिपोर्टेशन की बात हो या फिर अगर हम अपनी डिफेंस सिस्टम की बात करें, अभी मैं अपने हिंदुस्तान की बात करूंगा, यहाँ पे जो क्रूड ऑयल आने वाला था, मैक्सिमम ऑफ द पोर्शन कम्स फ्रॉम, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की जितनी भी कंट्रीज हो, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होके गुजर रहा है। लेकिन इतनी हलचल, लाइक लॉकडाउन की सिचुएशन हमारे मुल्क में इस समय बन रही है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल पार्लियामेंट के पटल पे भी कहा था दैट वी शैल बी रेडी, वी हैव जस्ट defeated the COVID, we have to defeat this West Asian war as well. तो इससे हमें पता चल रहा है जिन ममालिक में जंग चल रही है पिछले 25-26 दिन से, they are not that much frustrated, their people are happy on the roads and their people are like enjoying that what the country has done for them. भले ही उनकी लीडरशिप खत्म हो चुकी है, मस्त हो चुकी है, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे वो सिविलियन लीडरशिप हो, चाहे वो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप हो, मगर इससे पता हमें चलता है कि आफ्टर इफेक्ट्स जो नेबरिंग कंट्रीज पे जंग की वजह से होने चाहिए थे, उससे कई ज्यादा असरात हमारे इंडिया पे हो रहे हैं। अब पिछले कुछ दिनों की बात मैं करूंगा जम्मू कश्मीर से, चाहे वो जम्मू डिवीजन हो, चाहे वो कश्मीर डिवीजन हो, पीर पंजाल डिवीजन हो, जो ईरान के लिए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जितने डोनेशंस और जितनी मैं कहूंगा यहाँ के लोगों ने अपना दिल खोला है, उससे भी पता चल रहा है। और बहुत सारे रियासतों से डोनेशंस जो ईरानी एम्बेसी को मिल रही है और जितनी शुक्रिया वो कर रहे हैं, द पीपल ऑफ इंडिया, दे हैव नेवर told the embassy or the government of Iran has till now not issued any statement कि अभी तक to thank the government of India, because straightforwardly in parliament or outside मोदी सरकार जो है उन्होंने straightforwardly कहा है they are with Israel, they are with Israeli policies, और जो जारहाना ईरान ने कदम उठाए हैं
अमेरिकन बेसिस पे या इसराइल पे जो हमले हो रहे हैं वो जारहाना है, बट इंस्टेड we can say the people are the best judge who has been, we can say, aggressor, चाहे वो लीबिया की बात करे, अफगानिस्तान की बात करे, इराक की बात करे, या रिसेंटली अगर हम कहें वेनेजुएला की बात करें, who is the aggressor और किस पे एग्रेशन किया जा रहा है, हमारे सामने है, लोग बेस्ट जज हैं। इसमें कोई शक नहीं जनाब एजाज साहब, जिस तरीके की चीजें आपने बताई, इसके तीन पहलू और तीनों पहलू पे भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन काज़मी साहब, एक सवाल मेरा वहीं बरकरार है कि हर मुहाज पे, ठीक है, मैं लड़ने में बहुत अच्छा हो सकता हूं, मैं शायद कन्वर्सेशन में बहुत अच्छा हो सकता हूं, मैं प्लान बनाने में बहुत अच्छा हो सकता हूं, ईरान की लीडरशिप खत्म हो गई, हमें सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है, और ये शॉक सिर्फ अमेरिका और इजराइल को नहीं लगा बल्कि पूरी दुनिया को लग रहा है। और शायद इसी वजह से जो फॉरेन पॉलिसी धड़ाधड़ चेंज हो रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। तो आखिर क्या ऐसा है? देखिए, मोज़ैक वाली जो बात चल रही है वो तो ठीक है, काम कर रहा है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी सिस्टमैटिक वैल्यूज दिखाई दिए हैं हमारे ईरान के पूरी दुनिया के लिए, वो बिल्कुल ही अलग है। ये अनुभव शायद अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, ईरान ने पूरी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। पूरी दुनिया में एक नई चर्चा, एक नई डिबेट शुरू कर दी कि जनाब, आपका सबसे पहले अपना आप होता है, अपना वजूद होता है, अपना मुल्क होता है, उसके बाद आपकी बाकी चीजें होती हैं। कुछ हद तक ये चीजें हमें ट्रंप ने भी सिखाई पूरी दुनिया को कि वो किसी का दोस्त नहीं है, किसी का दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ मतलब का दोस्त है। इससे पहले भी बहुत से सदर वहां आए जो सुनहरी अक्षरों में जिनका नाम लिखा जाता है, लेकिन ट्रंप मीन्स ओनली बिजनेस, दैट बिजनेस ओनली कंसर्न टू अमेरिका, नथिंग एल्स। वो देखिए, जो 8 बेसिस पे ईरान ने अटैक किया, ये वो बेसिस हैं जो अमेरिका ने बनाए हुए हैं। ये वो सऊदी अरेबिया है जहां $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका हमेशा हर साल करता है। और रिजल्ट देख लीजिए, वहां पे जब गोले गिरे, सब कुछ गिरा, तो कौन आया उनकी वेलफेयर पूछने के लिए? अमेरिका तो आया नहीं। वो तो सिर्फ पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाने के लिए हर जमीन को से मोहब्बत करता है जो दूसरे मुल्क को डैमेज करने के लिए उसको अच्छी लगती है। चाहे वो अफगानिस्तान की जमीन है, अब आसिम मुनीर उनको प्यारा नहीं लगता। आसिम मुनीर की जमीन जो है, पाकिस्तान की जो सरजमीन है, वो उनको प्यारी लगती है। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वहां भी जो एक बारूद गिरा हमारी तरफ से, वो बिल्कुल उनके यूएस बेसिस के बिल्कुल नजदीक था। अगर खुदा न खास्ता फट जाता तो वहां कितनी शहादतें हो जाती, कितने लोग मर जाते वहां पे, आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। तो वो उसने बता दिया कि मुझे पाकिस्तानी उसको पसंद नहीं है, पाकिस्तानी लोग नहीं पसंद है, उसको जमीन पसंद है जहां से ईरान जो है उसका जो डिस्टेंस है वो कम पड़ता है और वहां से वो अटैक कर सकता है। ऐसे जितने भी ममालिक हैं जहां जहां उसने बेसिस बनाए, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपोज होता हुआ इस हद तक आ गया कि आज वो कह रहा है कि इजराइल के कहने पे मैंने वॉर किया, इजराइल ने मुझे जो तरीकाकार है, इजराइल ने अटैक किया। कभी वो इनडायरेक्टली अपने आप को इन्वॉल्व करता है, कभी इजराइल को डायरेक्टली इन्वॉल्व करता है। लेकिन जो पूरी दुनिया जानती है पिछले 30-40 सालों से, अमेरिका ही एक मुल्क है जो इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाने में लगा हुआ है और चाहता है कि सारे मुस्लिम ममालिक 56-57 वो इजराइल के पीछे उसको फॉलो करे। ईरान उनके काबू में नहीं आता था, तो वो ये भी चाहते थे कि ईरान भी उस ग्रेटर इजराइल के पीछे उनकी डिक्टेशंस पे आगे चले। लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी जो उनके ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि इस तरह की रिटेलिएशन होगी और इस तरह का वर्ल्ड ओपिनियन बदल गया है दुनिया में कि ट्रंप के साथ, और ट्रंप की जो हिटलर शाही है, ये डिक्टेटरशिप है, वो वैसी नहीं रही है जो 60s में, 70s में, 80s में हुआ करती थी। अब वेनेजुएला का प्रेसिडेंट उठाने से वो बोलता है वेनेजुएला इज नाउ आवर ओन कंट्री। जब वो इस टाइप के बयान देने और एक डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस को खुर्द-पुर्द करना किसी मुल्क की, मैं समझता हूँ वो एक इंडिकेशन है कि जब भी किसी का दिमाग खराब होता है या बुरे दिन आते हैं तो उसका सबसे पहले दिमाग खराब होता है, वो उल्टे पुल्टे डिसीजन लेना शुरू करता है। और वो उल्टे पुल्टे डिसीजन लेके किसी भी एडवाइजर को या किसी भी वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जितनी भी है दुनिया में जो कानून को एक सामान्य तौर पे पूरी दुनिया को चलाने की कोशिश करती है, नाटो हो, यूनेस्को हो, चाहे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन हो, जिनीवा कन्वेंशन हो, वो किसी को नहीं मानता। तो जब ये सब संस्थाएं सोचती हैं कि अमेरिका मानता ही किसी को नहीं है, तो दुनिया चलेगी कैसे?
वो लवाजमात कैसे हैं जो दुनिया को एक दूसरे से जोड़ के रखेंगे, चाहे वो इन्वायरमेंट कंसर्निंग है, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्निंग है, या बॉर्डर टू बॉर्डर कंसर्निंग है। तो ये सब चीजें जो हैं इस पे एक नई चर्चा शुरू होगी। वॉर कितनी देर चलेगी आमिर सर, या कब तक इसका सीज फायर होगा, कब तक सामान्य होंगे हालात, लेकिन वर्ल्ड ओपिनियन बदल चुका है। और वर्ल्ड ओपिनियन आप देखेंगे वॉर के बाद, खत्म होने के बाद, जब भी सीज फायर होगा, एक नई इमर्जिंग लीडरशिप जो है पूरी दुनिया में नए आयाम के साथ उसकी शुरुआत होगी। और कौन किसको लीड करेगा, कौन किस तरह से अपनी बात रखने की कोशिश करेगा, किसकी बात को सीरियसली लिया जाएगा और किसकी चलिए बात मुमकिन है, लेकिन नजरअंदाज किया जाएगा। मुझे जाती तौर पे ऐसा लग रहा है कि शायद अमेरिका इस चीज़ को तोड़ने के लिए, इस हेजुमनी को ख़त्म करने के लिए शायद अपनी नई नई चालें फिर से चले, क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी बातें ख़त्म हों या फिर उसके ऊपर से लोगों की निगाहें ख़त्म हों। डी डॉलराइजेशन के लिए जो कोशिशें हुई हैं उस सिमत में एक और कदम उठाया जाए, या फिर अमेरिका की अपनी जो सुपर पावर एक नीति रही है उसमें किसी तरह का नुकसान हो। हालांकि हो तो दुनिया को शायद शांति मिले। लेकिन एजाज साहब, जो चीज़ आप कह रहे थे मैं उसी सवाल से शुरू करना चाहता हूं। ये जो भी चीज़ें चल रही है, अभी आपने कहा कि इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडिया के लोगों का शुक्रिया ज़रूर अदा किया और हम लगातार देख भी रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो बरसों से दोस्त रहे, बीच में खटास आई, और आने वाले दिनों में क्या रिवर्स हो पाएगा ये दोस्ती, ये तमाम तर जो दोनों ममालिक के दरमियान कुर्बत है? देखिए, मुझे लगता है कि जो वक्ती तौर पे दोस्ती करे, चाहे वो इंसान हो या मुल्क, वो दोस्ती, उस दोस्ती को दोस्ती का नाम नहीं देना चाहिए। एक इटर्नल दोस्ती की मैं मिसाल दूंगा आपके सामने, जिसमें पाकिस्तान और चाइना की बात करें या अमेरिका और इजराइल की बात करें, तो दोस्त कैन बी सेट एज एन इटर्नल दोस्त। चाहे उनमें नफा हो, नुकसान हो, वो दोस्ती चलती रहनी चाहिए। अब हम वक्ती तौर पे किसी से दोस्ती करें और अपने अगराज के लिए, जब तक आपके पास कुछ है, रिसोर्स है, आई एम योर फ्रेंड, व्हेन यू आर इन ट्रबल आई एम नॉट योर फ्रेंड। सो दिस शुड नॉट बी, वी कैन से द कंसर्न इन द फ्रेंडशिप। इफ अगर हम कई दहाइयों की बात करें, ईरान हैज बीन वेरी क्लोज टू इंडिया एंड इंडिया हैज बीन वेरी क्लोज टू ईरान, एंड ईरान हैज हेल्प्ड इंडिया इन न्यूमरस टाइम्स in numerous ways. But जब ईरान को जरूरत थी, obviously government of India should have at least set on a humanitarian basis the aggression has taken place. But अभी तक ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है from the government of India. हाँ, यहाँ के लोगों की मैं कहूँगा हमदर्दाना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, तमिल हो, पंजाबी हो या किसी और समुदाय के लोग हो, उनको obviously everyone has a right to just justify their choices. Everyone has a right to just justify their side, कि वो किस साइड खड़ी है। Everyone knows who is the aggressor or who is under the aggression. किन पे sanctions लगाई गई है, किन्होंने किन sanctions पे कैसे इन्होंने survive किया, एवरीथिंग सब कुछ आया है। आमिर भाई, आप 24 घंटे रिपोर्टिंग करते रहते हैं, वहां के लोगों ने ये 26 दिन कैसे निकाले होंगे, या उससे पहले अगर हम बात करें गाजा की, फलस्तीन की बात करें, तो always aggressor has to bend before the, we can say, victim on which the aggression has taken place. बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात कही आपने सर, और ये हकीकत भी है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं वहाँ के, शायद यही सबसे बड़ी कुव्वत है। खैर, ये ज़ाती सोच हो सकती है मेरी कि ईरान के लोगों ने ही, जिसको बदनाम करके रिज्यूम चेंज करने की बात कही जा रही थी, ईरान के लोग ही, ईरान की मिलिट्री। आमिर भाई, रिज्यूम चेंज की बात आपने कही, मैं कह रहा हूं कि अमेरिकन वहां की रिजीम चेंज करना चाहता था। दैट मींस दे वांट टू टॉपल द प्रेजेंट लीडरशिप एंड दे वांट टू इंस्टॉल देयर ओन लीडरशिप्स व्हिच वुड बी फेवरेबल फॉर यूएस एंड इजराइल रिलेशंस। बट अगर हम बात करें, इस वक्त तो कोई वहां पे लीडरशिप है ही नहीं। वहां के लोग, वहां के उलमा, वहां के मैं कहूंगा सिविल सोसाइटीज बाहर निकले हैं अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए। दिस इज द बिगेस्ट थिंग विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ इंडिया एंड द पीपल हु आर इन द पावर एट द हेल्म राइट नाउ इन इंडिया शुड अंडरस्टैंड। एट द एंड ऑफ द डे द पीपल इज द पावर, और यही लोग फैसला करेंगे आगे भी कि कौन कहां रहेगा। Who shall just remain in the power corridors and who shall just be thrown out of the power corridors, because people is the might. डेमोक्रेसी में यही खूबी है, चाहे वो किसी भी देश की डेमोक्रेसी हो। अब आप देख लीजिए, डिप्लोमेटिकली इंडिया हैज बीन आउटस्टेड, rather Pakistan has been aggravated
अभी मैं कह रहा हूं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैव अराइव्ड इन पाकिस्तान टू टेक ये जो अपने मफाहमत और जो ये नेगोशिएशंस विच हैज टू टेक प्लेस, वेदर चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो तो दूसरी बात है। बट अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इफ इट वुड हैव बीन डन इन विदिन द एम्बिट, विदिन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, I would have said the Indian diplomacy which have been, जो कि रंगीन बनाई गई है पिछले 14-15 सालों से, उस पे अभी तक कोई फायदा निकला होगा। अब मोदी जी की बात करेंगे, 28 फरवरी से पहले ही वो इसराइल होके आए थे और फादरलैंड मदरलैंड की बात हो रही थी। अब मैं कह रहा हूं कि अभी तक जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, अभी तक उतने मैच्योर ही नहीं हो पा रहे थे कि ईरानी मैं कहूंगा वॉर स्टार्ट हो गया वेस्ट एशिया में। लेकिन एक चीज जो आमतौर पे एक्सपर्ट मान रहे हैं, खासतौर पे बावजूद इसके कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लेकिन हेड्स ऑफ टू द पीपल ऑफ इंडिया हु हेल्प देम, और जो तमाम तर चीज़ों के हवाले से रिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी, रिलीजन, लोग बाहर निकल करके, मैं ऑनलाइन भी चेक कर रहा था सर, जिसमें हमने देखा कि लोग, खासतौर पे नॉन मुस्लिम लोग, उनको कहा कि भले ही हमें जंग पसंद नहीं है, लेकिन बच्चियों को क्यों मारा आपने, और इसी स्कूल को बनाने के लिए नहीं, बच्चियों को जो आपने कत्ल किया है उनके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए जो आपने कोशिशें की है, और वहां पे किसी भी सूरत में जो आपने नुकसान पहुंचाया आम लोगों को, उसके लिए हम मदद करें, और लोग कर भी रहे हैं। हालांकि इसके अलावा एक दूसरा तबका भी है, लेकिन खैर ऑड इवन दोनों तरफ होते हैं। काज़मी साहब, एक चीज़ हमें ज़रूर समझाइएगा जो आमतौर पे हर एक के मन में पैदा हो रहा है। इस वक्त ईरान अपनी बका की जंग लड़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ईरान के अंदर एक चीज़ जो ख़ास तौर पे देखी जा रही है, जिसे हम पावर कह रहे हैं, पब्लिक की जो आवाम की जो ताकत है, वो हम देख पा रहे हैं। ईरान ज़रूर अपने महाज पे अलग अलग जगह से लड़ रहा है, लेकिन सही और बैलेंस्ड जो पावर, या फिर ये कहिए कि ज़्यादा कुव्वत जो है, उसे अवामी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको लग रहा है कि जो इंटरनेशनल मीडिया के जरिए नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हुई थी, उसमें भी बड़ी नाकामी मिली है इजराइल और अमेरिका को? बिल्कुल सर, बदलती दुनिया में, बदलते हालातों में, बदलती ही न्यूज आपको सुनने को मिल रही है, और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो नरेशन वो लोग चाहते थे क्रिएट करना, हम भी यहाँ बैठे हुए पहले दूसरे तीसरे दिन चुप थे। हमारे भी कुछ अपने कंस्ट्रेंट्स होंगे मुल्क के, लेकिन हम चुप थे। लेकिन जैसे ही चौथा दिन, पांचवा दिन होने लगा, तो पूरी दुनिया जो है, सिंपैथेटिकल बोलिए या इमोशनली बोलिए या हक और ना इंसाफ और ना इंसाफी की बात करें, ईरान के साथ जुड़ना शुरू हो गई। वो इसलिए क्योंकि जनाब आप दूसरों पे जंग नाफिज करते हैं, आप उनको डिक्टेट करते हैं, आप उनको कहते हैं कि आपकी रिजीम चेंज होगी। जो 9 करोड़ कुछ लोग, हजार लाखों लोग हैं, उनकी चॉइस को आप एक किनार कर देते हैं। और जो ट्रंप कहेगा, जिस तरह का बैलवी है, उसको पेंट कोड नहीं सिलवा दिए और बोला कि तूने ज्वाइन करना है वहां हेड ऑफ द ईरान, वो तैयारी में बैठा हुआ है अभी पेंट कोड सिलवा के। तो इस तरह की चीजें जो है, इस तरह की जो डिक्टेटरशिप है, ये दुनिया ने रिजेक्ट करना शुरू कर दी। और जैसे ही 5th 6th 7th 8th 10th डे में ये वॉर आगे बढ़ने लगी, आपने देखा चाइना ने पहले दिन ही ईरान के फेवर में बयान दे दिया, उसके बाद नॉर्थ कोरिया, उसके बाद रशिया, और सबसे बड़ी बात, 2 बातें जो इस पूरी जंग में इमर्ज होके आ रही हैं। एक तो ये है कि आपने देखा होगा जंगों में आर्मी वर्सेस आर्मी होती है या फौज वर्सेस फौज होती है, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ जैसे जैसे आपने उनके लीडर्स को शहीद करना शुरू किया, वहां वैसे वैसे लोगों का जो जज्बा है, लोगों के जो इमोशंस हैं, वो सड़कों पे आपको, ठीक है। लेकिन इस बीच में सर, मैं दोनों से भी ये सवाल पूछूंगा, आप दोनों एक्सपर्ट से। एक चीज जो मन में आ रही है, मैं दूसरे रुख से ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं। लोगों का ये कहना है कि ठीक है, अगर आप जंग नहीं चाह रहे थे, आपने किसी के ऊपर हमला नहीं किया, उसके बावजूद जो चीजें यहां पे चल रही, आपके अंदर लचक नहीं है, आप बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, आप कहते हैं कि नहीं, बातचीत के जरिए कोई रास्ता नहीं निकलेगा। फिर आपकी जो शराइत है, उसके ऊपर भी लोग कह रहे हैं कि डाउट हो रहा है। आपने इतनी सख्त शराइत रखी है, दूसरे ममालिक से आपको क्या मतलब है, वहां पे बेस बने ना बने, होर्मुज पे कंट्रोल किसका होगा, ये आप कौन तय करने वाले हैं। उसके अलावा लोगों का यह कहना है कि आपका जो रवैया है दुनिया से बातचीत करने का, वो जाहिर हो रहा है कि असल में जंग आप चाहते थे, बड़े ही खामोशी के साथ आपने उस चीज की तैयारी की, और आप चाहते थे कि इजराइल को, और जाहिर है कि इजराइल को फंसाएंगे तो अमेरिका भी आएगा, और उन्हें ट्रैप करके इस मुकाम पे पहुंचा दिया जाए कि उनको सफारतकारी के लहजे में भी, दुनिया के नक्शे कदम पर भी, और उनका जो एक हेजुमनी है उसे भी तोड़ करके उन्हें इतनी मजबूर कर दिया जाए कि दुनिया को लगे कि
देखो विलन जो है ईरान नहीं है, विलन जो है ये है अमेरिका और इजराइल है, और उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में भी आपका कोई साथी नहीं है या दोस्त नहीं है, तो इससे जाहिर ये हो रहा है कि छुपा हुआ दुश्मन असल में ईरान है। ये दूसरे तबके का सवाल है जो मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं और दोनों हजरात से पूछूंगा। काज़मी साहब आपसे पहले देखिए, पहली बात तो ये है कि ईरान ने जंग शुरू नहीं की। दूसरी बात ये है कि जिनेवा कन्वेंशन में पीस टॉक्स जो है वो आगे बढ़ रही थी और पॉजिटिव नोट पे आगे चल रही थी, और उसमें ईरान ने कह दिया था कि हम न्यूक्लियर पावर की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। तीसरी बात यह है कि इमीडिएट सेकंड डे 28 फेब को आपने अटैक कर दिया और खामनाई साहब को असैसिनेट कर दिया। मैं वर्ड असैसिनेट बोलूंगा, दिस इज ए सॉर्ट ऑफ असैसिनेशन बाय, होता था एक टेररिस्ट असैसिनेट करता था, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के सुप्रीमो को असैसिनेट कर दिया। एकदम जो वेव है वॉर की वो आपने नाफिज कर दी पूरी ईरान पे। दूसरा ये है कि इतनी मास मोबिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, अब आज वो कह रहे हैं, पहले कोई शर्त नहीं थी अमेरिका की, फिर 7 शर्तों पे आए, अब सुना है कि 10-12 शर्तें होगी। उसमें हार्मोज की बात जो आप कर रहे हैं, कल तक तो स्टेट ऑफ हार्मोज था ही नहीं। अब ये पता चला कि जनाब ईरान बड़े इंटेलेक्चुअली, बड़े सूझबूझ से अपने मुल्क को और अपनी बाकी चीजों को जितनी भी इंस्टॉल्ड है उनको साथ काम करता रहा है। और जब रिटेलिएशन हुआ, और ये हार्मोज की तरफ से यही नहीं है कि ऑयल गैस ही नहीं है, इसके नीचे जो समुद्र के नीचे से नीचे है वो पूरी दुनिया की नेटवर्किंग की तारें बिछी हुई है, वो जाल बिछा हुआ है, जो कहीं भी डिस्टर्ब होगा तो पूरी दुनिया जो इंटरनेट से आज जुड़ी हुई है, ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। तो आप देखिए कितना सूझबूझ से ईरान चल रहा है, इसलिए वो बोल रहे हैं इस पे जॉइंट कंट्रोल रहेगा ट्रंप और ईरान का। तो ये सब चीजें इतनी आसानी से टेबल पे सॉल्व होने वाली नहीं है। ईरान अपनी जो शराइत है वो बिल्कुल जायज शराइत है। ठीक है, हर एक कंट्री को अपने शराइत और जायज मांगे पूरी करवाने का हक है और ईरान करवा भी रहा है। लेकिन एजाज साहब, एक सवाल ये बरकरार रहेगा। देखिए, जंग शुरू हुई थी, बातचीत चल रही थी, मैं काज़मी साहब की इन तमाम तर दलीलों से सहमत हूं, लेकिन बातचीत चल रही थी, जब हमला हुआ तो दूसरी तरफ से यह कहा गया कि भाई आप एटम बम बनाने के बिल्कुल करीब थे, शायद 1 हफ्ता, और अगर आप बना लेते तो फिर काहे का जंग, फिर तो आप हमें धमकाते फिरते। नंबर 2, आप जो बात कर रहे थे आयतुल्लाह अली खामनी साहब की, वो बंकर में छुप सकते थे, आपके छोटे छोटे बॉम्ब ड्रोन बंकर में जाकर के महफूज रह सकते हैं, तो जाहिर है कि आपकी लीडरशिप भी महफूज रह सकती थी। उसे भी आपने दुनिया को एक अपनी तरफ खींचने के लिए आपने उनकी शहादत दिलवा दी, और जाहिर है कि उनके जज्बे जो भी हों, हम उस आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि लोग जो दलील दे रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग जगह पे जो बातें कर रहे हैं कि जंग इस वजह से शुरू हुई क्योंकि इंटरनली आपके पास बहुत ही करीब आप दरवाजे छू चुके थे, बस समझिए कि उसका टेस्ट वगैरह बाकी था। और दूसरा यह कि आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत वगैरह, फिर आपने दुनिया के लिए खतरा पैदा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद हुर्मुज़ पे चढ़ बैठे हुए। बहुत सारी चीजें हैं जो ईरान के पक्ष में नहीं जाती है, उनके खिलाफ सोचने वाले लोग हैं। एजाज साहब। जनाब काज़मी साहब। जी सर। क्या इसका जवाब मिलना मुमकिन है जो मैंने आपसे पूछा? क्या सवाल है सर? सवाल यह है कि जैसा आपने कहा कि जंग अमेरिका ने शुरू की थी, इजराइल ने शुरू की थी, ठीक है, लेकिन यह भी तो कहा जा रहा है कि जंग इस वजह से शुरू हुई क्योंकि आपने एटम बम बनाने के लिए बस बटन दबाना बाकी रह गया था, बाकी चीजें आपकी बन चुकी थी। मिर्च मसाला तैयार था, सिर्फ खाना पक चुका था, परोसना बाकी था। दूसरी चीज़ है कि आयतुल्लाह अली खामनेई, आपके बम सुरक्षित हैं, आपके ड्रोन सुरक्षित हैं, आपके मिसाइल सुरक्षित है, लेकिन आयतुल्लाह अली खामनेई की कुर्बानी आपने जानबूझ करके दी ताकि दुनिया को ये लगे। तो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी प्लानिंग है जिस प्लानिंग के लिए अमेरिका और इजराइल की जो थिंक टैंक है वो भी ना सोच सके। तो इस तरह की बहुत सारी बातें कही जा रही है, और अगर आप अवामी मफाद में हमले नहीं कर रहे हैं तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कब्जा किस बात का? बिल्कुल सर, आप मुझे ये बताइए कि जब जनीवा में बातचीत चल रही थी और वहां ये बिल्कुल एग्रीबल चीजें हो चुकी थी कि न्यूक्लियर पावर ईरान नहीं बनने जा, पहले तो ये बताइए मुझे, छोटे से छोटा मुल्क भी चाहता है कि मैं आज ताकतवर बनूं, उसमें क्या प्रॉब्लम है अगर कोई दूसरा मुल्क न्यूक्लियर पावर बनता है? अमेरिका तो हर मुल्क में अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को बढ़ावा दे रहा है, तो अगर ईरान बन जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? इंडिया बन चुका तो क्या प्रॉब्लम? हमने पोखरण नहीं किया अटल जी के टाइम पे, हम नहीं बने। पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, वो नहीं बना। तो चलिए उस पर भी बात छोड़िए। दूसरा ये बताइए कि कोई मुल्क भी आगे बढ़े, कोई मुल्क भी
किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करता है, अपने रुतबे को बढ़ाता है या अपनी जो इकोनॉमी को थोड़ा सा बूम करता है, तो अमेरिका को प्रॉब्लम हो जाती है। ईरान के साथ तो शुरू से प्रॉब्लम है। और आप पूरे मुल्क को 10 करोड़ की आबादी को कहते हैं आप टेररिस्ट नेशन है। आपको ये हक किसने दिया? एक इंडिविजुअल को तो आप टेररिस्ट बोल सकते हैं, लेकिन पूरे मुल्क को टेररिस्ट नेशन बोलते हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि आपने हूती, आपने ये जितने भी लोग हैं, हमास, और ये सब तुमने बनाए हैं, तुम टेररिस्टों को पनाह देते हो। तो अमेरिका क्या करता है जनाब? इस्लाम के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सदाम हुसैन को एक जो सबसे पॉपुलर लीडर था, एक कुत्ता बना के उसको तुमने, जिसके स्टैचूज बने हुए थे, जिसमें पीएचडीज हुई थी, जो लोगों का सबसे पसंदीदा लीडर था। गद्दाफी कौन था? ये सब चीजें अब चर्चा का इशू बन रही है कि आपने हिटलर शाही से, डिक्टेटरशिप से एक दूसरे को लड़ाने के चक्कर में पूरी दुनिया को गुमराह करके रखा हुआ है। तो अल्टीमेटली किसी ना किसी चीज का एक लिमिट होगी, कहीं ना कहीं तो अंत होगा और वर्ल्ड ओपिनियन बदलेगा। और वो आहिस्ता आहिस्ता इस जंग से थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू हो गया। और जब तक ये जंग चलती है या जब तक ये जंग के जो फाइनल चीजें सामने आएंगी, आप देखेंगे कि वर्ल्ड ओपिनियन बदल चुका होगा। और आप किसी को नहीं मानते और हमें कहते हैं कि आप सबको मानिए। आपने हिंदुस्तान को बोला कि तेल यहां से नहीं लेना, वहां से नहीं लेना। ठीक है, हम अंडर डेवलप्ड है, हम डेवलप हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है, हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहे हैं, हर यूनिट हर चीज में। पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है, सुई तक नहीं बनती पाकिस्तान में। वो तो सेल्फ डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, ना जमहूरियत वाइज, ना मैन्युफैक्चरिंग वाइज। वो तो भीख मांगने से साथ मुल्क शुरू हुआ था, आज ही भीख मांग रहा है। और जो आप पीस टॉक्स करवाने जाएंगे इस्लामाबाद में, वो भी कितने मिलियन डॉलर्स लेगा इस्लामाबाद में, और एक महीना अपना गुजारेगा। और ईरान और अमेरिका के जो भी लीडर्स होंगे, उनकी बातचीत करवाने में वो जो पैसा आएगा, उससे एक महीना वो ऐश इशरत करेंगे पाकिस्तानी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो राइट थिंकिंग अप्रोच है दुनिया की, उस पर आप बात करना नहीं चाहते। आप रॉन्ग थिंकिंग लोग, रॉन्ग थिंकिंग जो आपको पसंद है, आप वैसे काम करते हैं, तो आफ्टर ऑल उस पर कहीं ना कहीं नकेल तो लगेगी ना। कहीं ना कहीं ला के एम्बिट में कोई ना कोई बात तो होगी, जिसकी शुरुआत जो है मुझे लगता है जब भी आप ये इनकी बातें शुरू होंगी, तो हम तो रोज ही आपसे मिलते रहते हैं, वो बातें तब करेंगे कि देखिए जनाब, इनके ये पॉइंट्स थे कि हम अगर सीज फायर करते हैं तो ये हमारी शराइत है, और ईरान की शराइत क्या है। आप तब भी देखिएगा कि ईरान की जो शराइत होंगी वो बिल्कुल जायज होंगी, और उसमें अमेरिका की जो शराइत होंगी वो थोपने वाली होंगी कि भैया स्टेट ऑफ हार्मोज को हमें दे दो, ज्वाइंट कंट्रोल करेंगे। क्यों करेंगे? जब वो खित्ता, वो सी उनके पास आता है, उनके एरिया में है, उनके डोमेन में है, तो आपके साथ क्यों आप ज्वाइंट कंट्रोल करेंगे? तो ये चीजें होंगी जो डिस्कस होती रहेंगी। और क्योंकि इतना स्टेट ऑफ हार्मोज की इंपॉर्टेंस पता नहीं थी, जो इस वॉर से ईरान ने बता दी कि स्टेट ऑफ हार्मोज का जो बेस है वो कितना फायदेमंद है, वो कितना साजगार रहा इस पूरी जंग में। तो कहने का मतलब ये है कि आपको या तो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से दुनिया को चलाने की कोशिश करिए, दुनिया के वो लवाजमात जो एक दूसरे मुल्क को फायदा देते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होती हैं, और जंगें जो हैं ऐसे नहीं कि बोला और जंग होगी, और बोला और ट्वीट किया और जंग बंद होगी। ये सब चीजें नहीं चलेंगी। एक दुनिया के हिसाब से चलती रही। मतलब अगर इसे सादे लफ्जों में समझें तो हिटलर शाही का नाम जरूर बदला है, डिक्टेटरशिप का नाम जरूर बदला है, लेकिन कर्म वही है जो हमने हिटलर के दौर में देखा था। खालिद साहब, एक चीज हमें जरूर बताइएगा, ठीक है, ये सारी चीजें मुज़ाकरात के लिए 15 नुकाती उन्होंने अपने पॉइंट रखे, 6-7 इन्होंने अपने रखे हैं, दोनों में कंट्राडिक्टरी है, और आपने बहुत गहराई से इस चीज को देखा है। आपको लग रहा है कि एक सुपर पावर है जो खिसियानी बिल्ली की तरह इस वक्त अभी खंबा नोच रहा है, दूसरी तरफ ईरान है जिसका टॉप पे उसका जो है कहीं ना कहीं अभी कमांड देखने को मिल रहा है, क्योंकि टिट फॉर टैट वाला जो है सिचुएशन अभी नजर आ रही है लगातार। और दुनिया की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी स्पेशली जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो भी बदलती हुई ईरान के हक में नजर आ रही है। तो सख्त शराइत दोनों तरफ से, बातचीत के मुज़ाकरात पे दोनों कहीं न कहीं अब इशारा दे रहे हैं, भले ही ईरान की सख्ती है लेकिन बातचीत के जरिए तो, लेकिन उसके बावजूद तुर्किया, पाकिस्तान या फिर मिस्र वगैरह जो भी आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि किसी भी सूरत में संभावना बन सकती है? क्योंकि अगर अड़े रहे, टिके रहे, तो फिर बातचीत कैसे होगी? अड़े नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि बीच का रास्ता, जब टेबल पे आप कोई चीज ले आते हैं, जंगें किसी भी मसले का हल नहीं होती हैं। कोई भी जंग को प्रोजेक्ट नहीं करता है, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, नॉर्थ कोरिया हो, कोई भी नहीं चाहता कि कहीं भी जंग हो। लेकिन एक चीज डिवाइड होगी दुनिया में कि ईरान के साथ सपोर्ट में कौन है और अमेरिका के साथ सपोर्ट में कौन है, डिस्पाइट कि
कि अमेरिका बहुत बड़ा है, अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका हिटलर है, डिक्टेटर है, लेकिन फिर भी उसकी जो पॉपुलैरिटी है, उसका जो हुक्मनामा है, वो उसकी जो वॉल्यूम है वो घटी है। तो उस वॉल्यूम को घटता हुआ देख के मुझे लगता है अमेरिका को भी उन शराइत पे ही बात करनी है जिनसे कि सीज फायर जो है आगे बढ़ सके, क्योंकि ये जंग अगर बढ़ती है तो सबसे कॉस्टलियर जंग होगी। और इसमें सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं है, इसमें सीधा सीधा चाइना और अमेरिका है, जो चाइना टेक ओवर करना चाहता है सुपर पावर बनने के लिए, जो होड़ लगी है, जो पूरी दुनिया में वो सी पैक का रास्ते बना रहे हैं, जो बाकी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि चाइना बोलता बहुत कम है। ट्रंप बोलता बहुत ज्यादा है, करता कम है, लेकिन चाइना बोलता कम है, काम बहुत करता है दुनिया में, और अपनी सुप्रीमेसी को उसी हिसाब से बनाने की कोशिश करता है। इस पूरी जंग में भी आपने देखा होगा, पहले दिन चाइना ने बोला, उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार की, लेकिन इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंस वाइज वो पूरी हेल्प कर रहे हैं, और रशिया भी कर रहा है। और ये जितने भी इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं, लेटर पता चलता है कोई रशिया का है, कोई पता चलता है चाइना का है, कोई अब आने वाले दिनों में नॉर्थ कोरिया का। तो मुल्क को, पूरी दुनिया को बांट के रख दिया। डिस्पाइट कि आप न्यूक्लियर पावर, सुपर पावर है, लेकिन आपकी क्षमता, आपकी पॉपुलैरिटी, आपको सुनने वाले और आपके हुक्म की तामील करने वाले लोग घटते जा रहे हैं। इसकी तरफ जो है अमेरिका को सोचने की जरूरत है, और उस सोच के लिए मुझे लगता है कि ये इस बातचीत का जो शुरुआत है वो बेहतर है। लेकिन एक बहुत ही खास चीज जो मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है, आपकी जो बात आपने कही, अमेरिका अपनी सुप्रीमेसी में मगन, वो ख्वाबो ख्याल में मस्त रहेगा, खासतौर पे रशिया और चाइना जो उन्होंने मदद की है, खुल करके अब सामने भी आ गया है दुनिया के सामने में, और ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं कामयाबी का सहरा लेंगे। और इससे पहले जब जंग हुई थी उसमें भी कहीं ना कहीं इनका खुफिया तौर पे किरदार था। तो जो आपने कहा कि ये खामोश होकर के बहुत ही बड़े लेवल पे काम करते हैं, एग्जैक्टली ये दुनिया मान रही है। सवाल ये है कि ईरान अपने आप को दिफा करने में, या फिर भले ये जंग न जीत पाए, लेकिन खुद को बचाने में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका के लोग जाहिर है कि इसके ऊपर पिल पड़ेंगे, और शायद अगर ये हाफ ईयरली जो इनका इलेक्शंस वाला मामला होता है तो उसमें शायद इनको नुकसान हो जाए, और फिर इससे पहले की पुरानी सिचुएशन होगी। उधर इजराइल में भी सेम सूरत हाल देखने को मिल सकती है, वो तो आने वाले वक्त बताएगा। इजराइल, चाइना जो इनका जो खासतौर पे रशिया और चाइना जो किरदार है उस हिसाब से भी क्लियर है, लेकिन इंडिया का जो स्टैंड है वो अभी अधर में है। बहुत सारे महाज पे इंडिया पीछे होता हुआ नजर आ रहा है, और एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं हमारी कमजोर हुई है, और हमने जो वक्त पर स्टैंड नहीं लिया, या जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने जो अंदाजा लगाया था फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, जो तब्दीलियां लाई थी, उसमें वैसा नहीं हुआ जो हमने सोचा था कि अखाड़े में ये दो पहलवान उतरेंगे, किसकी कामयाबी होगी, हमें किसके लिए नारा लगाना है, वगैरह वगैरह। एक्सपर्ट्स की बात है ये। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि अगर ये बात सही है तो इंडिया इस जर्क को कैसे झेलेगा आने वाले दिनों में। नंबर 2 कि ये जो क्रैक पैदा हुई है, क्या हम ये मान के चलें कि लोगों की ये जो खूबसूरती दिखी है ईरान के ताल्लुक से, क्या वो चीजें भरपाई कर पाएंगी? देखिए सर, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हम एक बढ़ता हुआ देश हैं, 140 करोड़ की आबादी का देश है, और हमको बढ़ना है, उस डेवलप्ड नेशंस की कतार में खड़े हैं, अभी हम बने नहीं। तो हमें सबके साथ सबका दोस्ती जो है टू टायर डिप्लोमेसी में रखनी है। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया जानती है अगर कोई व्यापार की सबसे बड़ी मंडी है कोई, तो वो भारत है। जो इकोनॉमिकल स्टैटिस्टिक्स हमें कहते हैं कि कोई भी तिजारत करनी है तो भारत के साथ कीजिए। एक मोबाइल आप लॉन्च कीजिए 1000 रुपए का, और 10 करोड़ मोबाइल शाम तक आपके इंडिया में बिकेंगे, और 10 करोड़ में से 3 मुल्क निकलते होंगे, तो 140-45 करोड़ की आबादी, तो आप खुद ही उसका अंदाजा कर लीजिए। तीसरा ये है कि न्यूट्रल है, क्योंकि बढ़ती इकोनॉमी है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉलेशंस बढ़ रही हैं, अपनी इकोनॉमी किस तरह से ठीक रहे, तो भारत के अपने भी कंस्ट्रेंट्स है, इसलिए भारत जो है फ्लेक्सिबल रहता है। वो इजराइल के साथ भी उसके अपने अलग तरह की दोस्ती है, पैलेस्टीन के साथ भी है, और ईरान के साथ तो बहुत पुरानी है। अमेरिका के साथ मजबूरी में हम नहीं, बहुत से लोग मजबूरी में दोस्ती करते हैं। आपने देखा जब ट्रंप की इलेक्शन चल रही थी तो उस वक्त मोदी जी तो ट्रंप कह रहे थे कि ट्रंप जीत गया, ढोल बजा रहे थे, और बाइडन जीत गया था, आपको याद होगा। तो फिर भी हमारे रिश्ते वैसे रहे, फिर भी ट्रंप 2 के साथ मिले, ट्रंप 2 की जो एंट्री हुई, दोबारा मोदी साहब मिलते रहे, मोदी साहब के साथ रिलेशन, कभी वो मोदी जी को अच्छा बोलता है, कभी वो बोलता है मैं मोदी जी का पॉलिटिकल कैरियर तबाह कर दूंगा। वो फ्रस्ट्रेशन भी है और एक डर भी है कि भारत आगे बढ़ रहा है, कहीं ये
बी उसी लाइन में ना आ जाए जिस लाइन में चाइना है। तो ये एप्रीहेंशंस डिफरेंट चलती रहती है। जियो पॉलिटिक्स में समीकरण बदलते रहते हैं, बहुत सी चीजें की उथल पुथल होती रहती है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम समीकरण बदलते हैं तो अमेरिका भी बदलता है, रूस भी बदलता है, पाकिस्तान भी बदलता है, सारे मुल्क बदलते हैं। आज जिसका कोई दोस्त है कल उसका दुश्मन बन जाता है, कल उसका दोस्त है। ये सब चीजें चलती रहती है। लेकिन आगे कौन बढ़ रहा है? भारत आगे बढ़ रहा है। भारत को आज जो है, भारत के प्रधानमंत्री को सारे मुल्कों के प्रधानमंत्री क्यों बुलाते हैं? नवाज शरीफ को क्यों नहीं बुलाते हैं? जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ 2-3-4 कंट्रीज को छोड़ के। तो हमारी साख अच्छी है, आज मजबूत है, और एक जमहूरियत उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है भारत के निर्माण में, कि यहाँ अनइंटरप्टेड जमहूरियत जो है वो पनप रही है। ये खूबसूरती है सर, और इस चीज की मैं उम्मीद भी कर रहा था। मैं आपसे ये भी समझूंगा कि जैसे कि बीच में अभी बहुत सारे लोग, खासतौर पे सेना के जो रिटायर्ड लोग हैं, कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर्स, ये सब भी कह रहे थे कि इस वक्त, और दुनिया के प्लेटफॉर्म पे भी, इंटरनेशनली भी लोग ये बात कर रहे थे कि वाहिद भारत ही एक ऐसा देश है जो मध्यस्थता करवा सकता है। क्या हमने थोड़ी देर कर दी है क्योंकि बीच में पाकिस्तान आया है, गुंजन चल रही है, या अभी भी कोई कुछ उम्मीद जताई जा सकती है? क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि तुर्किया, पाकिस्तान, इजिप्ट की जो बातचीत होगी वो हो भी पाएगी। तो क्या ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत का किरदार थोड़ा ठहर के ही सही लेकिन अहम होने वाला है? भारत का किरदार आज भी अहम है, और जब जहां कोई नहीं मिलेगा और जहां फेल हो जाएगा तो भारत ही काम आएगा, क्योंकि भारत एक एक्नॉलेज नेशन है। भारत की जो अपनी साख है वो मजबूत है, और भारत को सब प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये नहीं मैं कि मोदी जी हैं तो ऐसा हो रहा है। इंदिरा जी थी तब भी ऐसा होता था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तब भी एक बढ़ता हुआ शुरुआती मुल्क था, और आज बढ़ते बढ़ते एक फुल फ्लेज ट्री में वो कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन ये है कि अच्छे इंसान को अच्छे लोग ही पसंद होते हैं, बुरे लोगों को बुरे लोग पसंद होते हैं। आसिम मुनीर जो है वो खाना खाता रहे, इस्लामाबाद में नेगोशिएटिंग टेबल्स को सजाता रहे, और कहीं नेगोशिएशन, दुआ करें, हम तो दुआ करते हैं कि वो अच्छी हो जाए और सीज फायर हो जाए, सब चीजें रुक जाए, और उनको भी 1-2 महीने का राशन मिल जाए पाकिस्तानियों को खाने के लिए। लेकिन भारत हमेशा जो है जहां भी बैठेगा, जहां भी बात करेगा, फर्म करेगा, क्योंकि वो आगे बढ़ना जानता है। पाकिस्तान आगे ना बढ़ा है, ना पॉलिटिकली, ना इकोनॉमिकली, और ना वहाँ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रिसेशन जो है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो मुल्क कभी जमहूरियत की जड़ों को पकड़ ही नहीं सका है। और एक मजबूत लोकतंत्र जिसको हम जमहूरियत कहते हैं वो हिंदुस्तान में है, और बढ़ती हुई फ्लोरिशिंग जमहूरियत है, जिसको पूरी दुनिया देखती है और एक्नॉलेज करती है और प्रेज भी करती है भारत की। इसलिए छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन मोटे तौर पे जब भी सीरियस बातें होंगी तो बिना इंडिया के कहीं भी बातचीत जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, अब 2 समीकरण की बात कर लेते हैं। पहला समीकरण 79 से जो शुरू हुआ था, उसमें करीब जो जंग हुई थी, मैं रिवोल्यूशन के बाद की बात कर रहा हूं, उसमें जो जंग शुरू हुई इराक के साथ, उसमें जाहिर है कि सिर्फ इराक नहीं था, उसके पीछे कितने सारे लोग थे, कंट्रीज थी, सुप्रीमेसी थी, वो सारी चीज़ें आपको मालूम है। उस टाइम पे ईरान ने खुद को साबित किया, और लगातार मुद्दतों और बरसों तक रुकावटों और बंदिशों की मार झेलने के बावजूद भी खुद को मजबूत करता हुआ नजर आया, और इस जंग ने साबित कर दिया है। और अब फिलहाल ये लोग मान रहे हैं कि शायद इस जंग के बाद ईरान और भी ज्यादा मजबूत होकर के निकलेगा। नंबर 1 ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो वर्ल्ड का समीकरण है, जिसमें अमेरिका की सुप्रीमेसी को एक बड़ा खतरा है, क्या आपको लग रहा है कि दोनों चीजें सही रुख में जा रही है, या संभव है और आने वाला टाइम शायद बेहतर हो? बिल्कुल आमिर सर, आपका पूरा एनालिसिस जो है वो 100% राइट है। मैं सोचता हूँ 1000% राइट है। क्यों? क्योंकि अमेरिका, ये जो चीजें आप देख रहे हैं जो बदलती हुई, ईरान और पावरफुल बनेगा। रीजन 1, क्योंकि ईरान के लोग और दिल से अपनी क़यादत पे, अपने मुल्क की जो भी रख रखाव है उस पे और मजबूती से काम करना शुरू हो जाएंगे, और सिंपैथेटिकल देखेंगे कि पूरी दुनिया को ईरान की ये अदा पसंद आई है, और इसी पे चलना जो है ईरान के लिए बेटर है। नंबर 1। नंबर 2, जो रॉन्ग पॉलिसीज लेके ट्रंप आगे बढ़ रहा है, या रॉन्ग पॉलिसीज लेके जो वर्ल्ड को जिस तरह से वो लीड करना चाहता है, उसमें कहीं ना कहीं कमियां आई हैं, और लोग जो हैं, मुल्क जो हैं, बाकी मुल्क जो हैं, ट्रंप से नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बैकफुट पे होते दिखाई दे रहे हैं। और ये जबरदस्ती के जो इधर से ट्रेड करो, वहां से ना करो, वहां से नहीं करो तो यहाँ से करो, हमारे पास नहीं है तो हमें ब्रोकर बना के ट्रेड करो, ये सब चीजें जियो पॉलिटिक्स में इसकी जरूरत नहीं है। जियो पॉलिटिक्स जो है वो जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से चलती है, और पूरी दुनिया जो है ह्यूमन राइट की पैमाली को
काम करती है और एक दूसरे से मोहब्बत करके दुनिया चले, इसका समीकरण जो है वो बदल गया है। और ये वॉर जितनी देर भी चलेगी, वॉर जब खत्म होगी, एक नया पॉलिटिकल नरेशन, एक नया नजरिया पूरी दुनिया को देखने का और दुनिया को चलाने का, वो मैच्योर लीडर्स जरूर इन्वॉल्व होंगे और एक नई डायमेंशन देंगे पूरी दुनिया को। जबरदस्ती से मुस्लिम नेशंस को ये बोलोगे कि सऊदी अरब करेगा। देखिए, हमारे 1 करोड़ लोग जो है मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं, काम कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तो काम करने की आदत नहीं है, वो तो शाम को जब तक क्लब्स में ना जाए, जब तक शराब ना पिए, जब तक जुआ ना खेले, उनकी रात होती नहीं है। तो ये जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, वो हमेशा साउथ एशियन कंट्रीज से मिडिल ईस्ट को पे काम करती थी, चाहे लेबरर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो सब साउथ एशियन कंट्रीज से वहां गए हुए। तो साउथ एशियन कंट्रीज के बिना तो वजूद ही नहीं है मिडिल ईस्ट का, ये तो मानने वाली बात है। और पूरी दुनिया ये भी जानती है कि जितना यूथ इंडिया में है, जो दिशा देगा किसी मुल्क को या पूरी दुनिया को, वो सिर्फ भारत के पास है। भारत के पास यूथ नंबर जो है, ये एक चीज हमें जरूर एक चीज बताइएगा, क्योंकि वक्त की किल्लत भी है और मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आपसे पढ़ पाऊं। अभी फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं कि दुनिया के अंदर शिया सुन्नी का जो एक गहरी खाई थी, या शायद नहीं थी, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से ये बात पूछ रहा हूं, वो इस जंग ने या फिर चंद साल के अंदर, मुझे याद है कि लखनऊ में भी, मुझे याद है हैदराबाद में भी जो शिया ईरानी लीडर्स आए, कई मर्तबा उन्होंने दौरा किया और वहाँ शिया सुन्नी की गहरी पार्ट को ख़त्म करने के लिए जो उन्होंने कोशिशें की, चाहे वो नमाज के दौरान हो, मस्जिदों में हो या प्रोग्राम्स के दौरान हो, उसका भी एक बड़ा असर रहा। सफारतकारी के ज़रिए भी हमने देखा। और अब इस जंग ने एक जो एक दूरियां थी उसे बहुत ज़्यादा कम किया है, या शायद मेरी समझ के हिसाब से पहली मरतबा ऐसा हुआ है जो ये दूरियां ख़त्म हो गई है। ये आइडियोलॉजिकल वॉर जो कराने की कोशिश हो रही थी दुश्मन कंट्रीज की जानिब से या सोच की जानिब से, उसको एक बड़ा धचका लगा। बिल्कुल सर, आप ठीक कहते हैं। देखिए, अमेरिका अपना 250th फाउंडेशन डे मनाने जा रहा है और 250 इयर्स की फाउंडेशन डे की सेलिब्रेशन पे 200 साल उसने यही किया है कि इस्लाम को कैसे टुकड़े टुकड़े किया जाए, और बहुत हद से कामयाब भी हुआ है। इस्लाम को शिया सुन्नी तो एक तबके हो गए, 2 तबके हो गए, इसके अलावा और बहुत से तबके बनाने की कोशिश की है। रेडिकलाइज करने में उन लोगों को एम्पावर किया। सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, बहुत से मुल्क हैं जिनको फंडिंग कर करके इस्लाम को जो है स्प्लिट करने की कोशिश की है। लेकिन इस एक वॉर ने इस्लाम को एक अम्ब्रेला के नीचे, जो रियल एसेंस है इस्लाम की, एक कुरान, एक अल्लाह, एक हदीस, उसके नीचे लाके खड़ा कर दिया है। ठीक है, ट्रेटर होते हैं हर सोसाइटी में, हर मजहब में, हर जगह, लेकिन ओवरऑल अगर आप ईद की नमाज देखें, कुदस डे देखें, और जिस तरह से हमारी माताएं बहनें सब उस नमाज में, बिल्कुल, यानी अल्लामा इकबाल की वो शेर जो बहुत ज्यादा लोगों ने बचपन से याद कर रखी होंगे, और शायद आपको वो चीजें बहुत बेहतर तरीके से पता हो कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी है। किस तरह की जो पूरी शायरी है, एक नज्म है जिसे उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा मिसदाक है, और ठीक है, ये कामयाबी नेक नियति की कोशिशों का नतीजा है। एक आखिरी सवाल जो मैं चाहूंगा कि आपसे समझता हुआ निकलूं, इजराइल का क्या बनेगा? क्योंकि वो जायोनिज्म, वो जो सोच है वो खत्म होने वाली नहीं है, या किसी भी मजाहिब का जो कट्टरपन है वो कहीं ना कहीं इस गैप को भरता नहीं है, बढ़ा देता है। तो क्या लग रहा है कि सब अपने अपने मुहाज पे चले जाएंगे, इजराइल का क्या बनेगा? और वो जो सोच है, एक आइडियोलॉजी है जायोनिज्म वाला, सहयोनी वाला, उसका क्या होगा? देखिए, वो एक शेर में मैं भी आपको उसको इजराइल के लिए और नेतन्याहू के लिए कह देता हूँ, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये हाल होगा इजराइल का और नेतन्याहू का, क्योंकि नेतन्याहू तो पहले ही करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व है। इलेक्शंस होने जा रही है, यहाँ से डायमेंशंस बदल गई। अमेरिका इस पीस मीडिएशन के बाद एकदम बदलता हुआ ट्रंप दिखेगा आपको, हंसता हुआ, और वो ईरान के गुण गाता हुआ और उन मीडिएटर्स के गुण गाता हुआ, और इजराइल को कोई नहीं पूछेगा। इजराइल के वीडियोस रोज आप देख रहे हैं कि नेतन्याहू मर गया, आज 6 उंगली वाला आ गया, ये एआई की फोटो है, ये कुछ और है। तो कहने का मतलब है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम। इजराइल
ना यहाँ ना के इधर रहे, के ना रहे वहाँ ना के उधर के ही हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही और बहुत खूबसूरत बात कही सर आपने। और यकीनन हाँ, इतना तो ज़रूर है कि आज के सेशन से बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों की क्लियर हुई होंगी, डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और जो उनके सवाल उनके मन में चल रहे होंगे इन तमाम तर खबरों को देख करके, वो यकीनन समझ में आया होगा। शुक्रिया सर तमाम तर बेहतरीन बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी चमक।